इशू क्या है? राजस्थान, मेरिडियन, भजनलाल सरकार। मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जाति के हिसाब से कैंडिडेट्स को वोट मिलने लगे। कॉलेज के चुनाव इस बार नहीं करवाए गए, यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं। क्या सोचते हैं कि एक संगठन के कार्यकर्ता, शुरुआती कार्यकर्ता के नाते, क्या सरकार का ये निर्णय जो है वो ठीक है? यूथ कैसे आएंगे पॉलिटिक्स में? मैंने पूरे 4 साल उस रोड की एनओसी लेने में लगाए, उस रोड का काम चालू किया, फिर भी चुनाव हारना मेरे लिए शॉकिंग था। राजस्थान में अब ये जो चल रहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के फोन टैप किए गए, सरकारी एजेंसी ने की या निजी एजेंसी ने, बीजेपी इस पे थोड़ा सा बैकफुट पे क्यों है? और इस वजह से नाथी का बाड़ा, जो एक बड़ा नाम उनको दिया गया, उसके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो वैसे तो नाथी के बाड़े की कल्पना कुछ और है। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि सबसे ज़्यादा मैल जो है, लोग कहते हैं वाइट कपड़े में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी कपड़ों में बराबर आता है, वाइट में ज़्यादा दिखता है। तो जो वाइट पहनता है उसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें आपका कहना वस्त्र से है या? राजस्थान की विधानसभा में दूसरी बार के विधायक 30 साल की उम्र में राजनीति शुरू करते हैं और 40 की उम्र में विधायक बनते हैं। विधायक बनने के बाद ही संसदीय सचिव के पद को निभाते हैं। जितेंद्र गोठवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं और फिलहाल संगठन के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती होती हैं। आज बात करेंगे जितेंद्र गोठवाल जी से। स्टूडियो में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम जानेंगे सर कि राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका, और आपकी राजनीतिक जो फिलॉसफी है, आइडियोलॉजी है, बीजेपी से इतर एक व्यक्ति के नाते, एक पॉलिटिशियन के नाते, एक पब्लिक पॉलिटिक्स से आप आए हैं, कैसे सोचते हैं आप? देखिए, विद्यार्थी परिषद के समय से मैंने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया जी। उसके बाद संघ से जुड़ा, संघ सेवक बनने के बाद विश्व हिंदू परिषद में काम किया। और मुझे याद आता है तो मैंने युवा मोर्चा में लगातार 9 साल काम किया जी। जे किशन रेड्डी जी के साथ मैंने काम किया, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मैंने काम किया, अमित ठक्कर जी के साथ मैंने काम किया, और माननीय अरुण चतुर्वेदी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो एससी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री के रूप में मैंने प्रदेश में काम किया। जी। युवा मोर्चा के समय में मैं लगातार 7 प्रांतों का प्रभारी रहा, और प्रभारी रहते हुए बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव आए। विश्व हिंदू परिषद का काम करता था तो सामाजिक समरसता का काम मुझे राजस्थान का पूरे क्षेत्र का दिया जी। उस नाते पूरे राजस्थान में प्रवास किया। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी विचारधारा को, मेरे परिवार को, कि उन्होंने हमेशा मुझे जनता से जुड़े रहने का मौका दिया। जी। और जब भी मैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, जैसे कभी कभी ऐसा अवसर आता है, यार अब क्या करेंगे, चुनाव हारने के बाद लगता था, पार्टी ने और सब लोगों ने सोचकर मुझे प्रदेश मंत्री बनाया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया, तुरंत फिर उसके बाद महामंत्री बनाया। पिछली कांग्रेस सरकार में लगातार मैंने आंदोलन किए, चाहे वो लालसोट में बगड़ी के मुख बधिर बच्ची का मामला हो, जी। थाना गाजी का मामला हो, जहां भी दलित अत्याचार या किसी और के साथ अत्याचार हुआ, किसी भी जाति के व्यक्ति के साथ, मैं वहां जाकर खड़ा हुआ। और उसके फलस्वरूप कांग्रेस ने ये देखा कि ये गति रुकने वाली नहीं है, तो एक झूठे केस में मुझे जेल भी जाकर आना पड़ा। जी, बिल्कुल। लगभग 53 दिन में जेल रहा। और ये सफ़र, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ करने के बाद जब आपके मन में कहीं ना कहीं सेवा का भाव होता है तो ईश्वर आपके साथ होता है। जी। और जब ईश्वर आपके साथ होता है तो आप हर संकट को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जनता ने मुझे फिर से विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे महामंत्री का काम दिया। मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। मैं एक ऐसे परिवार से निकल के आया, मेरे फादर दिल्ली में मजदूरी करने के लिए गए थे, स्वर्गीय श्री घासीराम गोठवाल जी, मेरे 5 भाई हैं, सब लोगों ने मुझे मिलकर समाज सेवा के लिए छोड़ दिया कि तू राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता है। मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं समाज सेवा करूं। जी। और इतना लंबा सफ़र, मुझे लगता है कि कोई ईश्वरीय शक्ति मुझे चला रही है। मुझे लगता है कि जो हम लोगों के अच्छे काम करते हैं, उनकी दुआओं के कारण हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जब विचार के लिए काम करती है, उस विचार में जब संघ सेवक जुड़कर आ जाता है, जी। तो उसका एक ही
दिमाग में उसके विचार रहता है सदैव, एक ही उसके दिमाग में भावना रहती है कि मैं सेवा कार्य अधिकतम कैसे करूं। जी। उसी भाव से हम लोग काम करते हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह के 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किए, ये एक देश में अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जी। चाहे हम राम मंदिर की बात करें, 370 हटाने की बात करें, या फिर गरीबों का सपना था। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम विधायक बना तो मनमोहन जी की सरकार थी उस समय। जी बिल्कुल। तो उस समय इंदिरा गांधी आवास की एक योजना थी, तो हम उसका एक बार मैं फीडबैक ले रहा था पहली बार जब मैं विधायक बना। तो मैंने उसमें पूछा भाई कितने पैसे इसमें मिलते हैं, तो उस समय 45,000 रुपये इंदिरा गांधी आवास में मिला करते। जी बिल्कुल। तो मुझे लगा यार ये पागल बनाने की योजना है या आवास देने की योजना है। जी बिल्कुल। 45,000 रुपये में तो एक बाथरूम, एक शौचालय तैयार नहीं होता, एक किचन का कमरा तैयार नहीं होता, इसमें आवास देने की बात कैसे कर रहे हैं। ये हम लोग चर्चा ही करा करते थे कि इन बिटवीन लोकसभा चुनाव आ गए, मंत्रियों के होटल का एक रात का किराया हो जाता है कई बार। हाँ जैसे हम कहें तो कई करोड़ रुपया तो कांग्रेस की सरकार ने जब बाड़ाबंदी की थी बाड़मेर जैसलमेर में, जी जी। तो वहां दिया था। जी बिल्कुल। तो उसकी तुलना करें तो मुझे लगता है 40,000 रुपये तो आपने ठीक कहा कि मंत्रियों के कमरे का किराया हो जाता है। तो हम लोग ये चर्चा करते ही थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहला काम किया तो गरीब के मकान का जो 45,000 रुपये था उसे सीधा 1,41,000 रुपये किया, क्योंकि उन्हें पता था गरीब का दर्द क्या होता है। उनके मन में इस बात का आभास था कि पीड़ा क्या होती है। उन्होंने सीधा वो किया तो ऐसा लगने लगा कि यार जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन में आम आदमी के नाते जो भावना है, वो प्रधानमंत्री जी ने कैसे जान ली। जी बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में किसी को भगवान ने भेजा है कि शायद गरीबों का उत्थान करने के लिए, गरीबों को छत देने के लिए। ऐसा कई बार लगता है कि अच्छा काम करें तो ईश्वर आपके साथ होता है। मैंने इसीलिए कहा आपको। जी। आपका जो विधानसभा क्षेत्र है खंडार सवाई माधोपुर इलाके का है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है और 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी की जो 32 सीटें 80 के चुनाव में जीते थे उसमें से एक खंडार थी, और बीच में कांग्रेस आई, फिर भाजपा। आप कैसे देखते हैं कि उस विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट की स्थिति, भाजपा कई बार रही है, वहाँ क्या नीड्स हैं और एफर्ट क्या रहे हैं? देखिए, मैं पहली बार जब विधायक बना तो मैंने धन्यवाद यात्रा प्रारंभ की। 3 महीने मुझे उस यात्रा में लगे, और वो पहली बार विधायक बनता है तो उसके मन में होता है दुनिया बदल देंगे और बिल्कुल ऐसा कर देंगे जो वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। ऐसी भावना लेकर हम लोग फील्ड में निकले। जी। क्योंकि मैं लगातार 10 साल उस क्षेत्र में संघर्ष किया, तो एक एक गांव से मैं वाकिफ था, एक एक रास्ते से वाकिफ था। लगभग 133-34 गांव ऐसे थे जिनके अंदर बिजली नहीं थी। बिल्कुल ऐसा लगता था कि भगवान ने इनको यहाँ पर खाली पैदा करके भेज दिया सृष्टि ने, और हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर पाए। मैंने अभी जो आपको मोदी जी का पीएम आवास का उदाहरण दिया, उसी की कल्पना में उन्होंने एक पंडित दीनदयाल विद्युतीकरण योजना चलाई। बिल्कुल, निश्चित तौर पे मैंने टारगेट किया, ऑफिसर्स को सबको बुलाया, मेरे 100% गाँव में लाइट लगानी है, कैसे लगाएंगे हम। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे वो अवसर भी मिला, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय जो योजना चलाई उसका मैंने लाभ उठाया। और मेरे क्षेत्र में आज एक भी गांव ऐसा नहीं है, पिछले कार्यकाल में मैंने सब गांवों का विद्युतीकरण किया। और खंडार में 110 गांव ऐसे थे जिनमें रोड नहीं था, सड़क नहीं थी। बिल्कुल दुर्भाग्य है ये लोकतंत्र के। उस समय 66 साल हो चुके थे, 66 साल के अंदर हम गांव के रोड तक नहीं दे पाए थे। ये कांग्रेस ही थी ऐसी, क्योंकि आपने मुझसे कहा कि पॉलिटिकली हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, तो मैं, लेकिन फिर भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जी। नहीं कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगातार सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने हमेशा अपना नारा दिया, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे।
लेकिन अगर किसी को अनडेवलप क्षेत्र देखना हो, किसी को पिछड़ापन देखना हो, तो पिछले मेरे 16-10 साल पहले खंडार पे अंदर आके देखता तो उसे एहसास होता कि 66 साल की आज़ादी के बाद भी मेरा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ था। उस समय की वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने गौरव पथ की एक योजना चलाई, उसके माध्यम से हमने गांव-गांव को पक्का किया। मैं कई बार हंसता हूँ कि विकास करना चाहे आदमी तो कई सारे रास्ते निकल जाते हैं। हमारा एमएलए लैंड, नरेगा का लैंड और डांग विकास का लैंड, डांग विकास का फंड और कुछ हमारा उससे समाज कल्याण से कुछ पैसा लेके 5-5 योजनाओं में मैंने एक रोड बनाया है जी। 5-5 योजनाओं को मिक्स करके मैंने रोड बनाया है और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 100% गाँव को उस समय रोड से जोड़ने का काम भी मेरे समय में किया। तो 13 में आपने इतना काम किया, फिर 18 में आप चुनाव नहीं जीत पाए, क्या वजह रही? देखिए, मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि मेरे यहाँ पर सवाई माधोपुर से खंडार जाने में लगभग 3 घंटे लगते थे जी। एक फॉरेस्ट का रोड था जिसकी एनओसी नहीं हो पाई थी और मैंने बहुत परिश्रम के बाद वो जब रोड बनाया तो लोग चर्चा करते थे, भाई साहब इस रोड का काम स्टार्ट कर दिया तो हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इस रोड का काम स्टार्ट कर दिया तो खंडार के लोगों की बेसिक डिमांड है ये, और खंडार के लोग 100% वोट हमारे को देंगे। मैंने पूरे 4 साल उस रोड की एनओसी लेने में लगाए, उस रोड का काम चालू किया। फिर भी चुनाव हारना मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि पहले 1 साल के अंदर इंक्लूडिंग विधानसभा सेशन चलते हुए भी मेरी विधानसभा में 298 दिन की प्रेजेंस थी। जी बिल्कुल। दूसरे सेशन में भी मेरी विधानसभा के अंदर मेरी 290 दिन की प्रेजेंस। मुझे शाम को भी मौका मिलता था विधानसभा से, मैं शाम को भी कई बार किसी का कोई कार्यक्रम है कुछ है तो मेरा प्रयास रहता था मैं चलो गाँव में, मेरे लोग हैं मुझे याद कर रहे हैं, इन्होंने मुझे विधानसभा में भेजा है। लेकिन उसके बाद भी चुनाव हारना, आपने ठीक कहा, शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन क्या वो क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है लोगों की, या ऐसा कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस पे तो मैं खरा उतर गया था जी, लेकिन वहाँ के लोग जो है मुझे लगता है कि जातिवाद की ओर जो हमारा प्रदेश दौड़ पड़ा है, मुझे लगता है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जाति के हिसाब से कैंडिडेट्स को वोट मिलने लगे हैं। पर वो तो एससी सीट है सर, दोनों ही शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। आई एग्री, लेकिन जैसा कहा जाता है एसटी समाज, एससी समाज और अल्पसंख्यक समाज, ये 3 धड़ा एक जाति कांग्रेस के पक्ष में चली जाती है। मैंने काम किया, उसके बाद मुझे एससी का भी वोट मिला, एसटी का भी मिला, लेकिन जितना परसेंटेज विकास के कारण मिलना चाहिए था जी, उतना नहीं मिला। उसका रीजन भी ये है, उसका रीजन है कि वहाँ के लोगों ने विकास को कंपेयर करने का कभी एग्जाम्पल ही कोई नहीं बना पाया। लेकिन मुझे लगता है कि जब दोबारा मैं हारने के बाद उन्होंने तुलना की कि इन 5 सालों में क्या हुआ। मैंने 1850 करोड़ का काम किया और जब हम पिछले 15 साल का उनका अशोक जी का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो उन्होंने 125 करोड़ का काम किया। जी बिल्कुल, उनका नाम सीएम के नाम पे है, पहले मंत्री भी रहे। ये दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहूँगा, आप लोगों के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे प्रदेश की जनता को जातिवाद से उठकर निर्णय लेना चाहिए। हमारे प्रदेश की जनता को ये सोचना चाहिए अगर हम इसी ट्रैक पे चलेंगे तो कहीं ना कहीं पुराने बिहार की ओर पहुंच जाएंगे। कास्ट वाला सिस्टम बंद होना चाहिए। बिल्कुल। आज हमारे को वोटिंग करनी चाहिए, हमारे लिए कौन दल काम करता है उसके लिए करनी चाहिए, कौन व्यक्ति हमारे क्षेत्र के लिए विकास के लिए काम कर सकता है उसके लिए वोटिंग करनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति या किस पार्टी का नेता निष्पक्ष निर्णय लेकर इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। मैंने देखा कई बार जाति का फेवर करते करते आदमी इतना डूब जाता है कि उसे सही और गलत का कंपैरिजन ही नहीं रहता। और ऐसी स्थिति में जब
जनता को वो सब फेस करना पड़ता है, तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है कि वो क्या करे। कई सारे नेता तो खाई जाति करें जी, उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है, मेरी जाति मेरे साथ खड़ी है इसलिए मैं चुनाव जीत जाऊंगा, इसलिए मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। इस चुनाव में कुछ उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे रविंद्र भाटी, जैसे कि आपके बयाना से जो लेडी जीती हैं रितु बनावत, या भीलवाड़ा में देख लीजिए आप अशोक कोठारी, या यूनुस खान, या जीवाराम चौधरी। जाति के कैंडिडेट दूसरे भी खड़े थे उनके। रविंद्र भाटी जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ तो 3 कैंडिडेट उनकी जाति के थे, एक बीजेपी से थे, एक वो खुद थे और एक पूर्व विधायक थे। तो वहाँ मैटर क्यों नहीं करती जाति? देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि जातिवाद बहुत ज्यादा हो गया। आपने ये कहा कि उसी जाति के कैंडिडेट थे, उसके बाद भी किस व्यक्ति के अंदर जातिवाद का कहें कि हम उसको कहेंगे कि जातिवाद कौन व्यक्ति सर्वाधिक करता है जी, इसमें भी कम, तो इसका भी ऐसे कंपैरिजन ऐसे आ गया। ऐसे लोग आते हैं आपके पास कि हमारे कास्ट के व्यक्ति ने ये क्राइम कर दिया है, मदद कीजिए, या दूसरे नेताओं के पास अपने साथियों के आते पास? हैं आते हैं और हमारे पास तो इस हद तक आते हैं कि हम आपकी जाति के इसलिए आप हमारी मदद करो। जी, मैं चोर हूं तो मदद करो, मैं मर्डर करके आया हूं तो मदद करो, ठेका दिला दो, ये कर दो। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि मैं बहुत ट्रांसपेरेंट राजनीति करता हूँ, संघ का संघ सेवक हूँ, इसलिए मैंने जीवन में तय किया है। आज भी मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बाद भी मेरा प्रयास रहता है, मैं झूठ नहीं बोलूं, आज भी मेरा प्रयास रहता है। मैं कोई काम कर सकता हूं तो यस, नहीं कर सकता हूं तो नो। कई बार कार्यकर्ताओं को लगता है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मतलब Yes. प्रिय बोलो सत्य बोलो। 100% मेरा मानना यह है कि सत्य की जीत होती है। हम लोग सत्य के प्रचिन्हों पर चलेंगे तो आज नहीं तो कल लोग हमें समझेंगे, और मुझे समझा और फिर से चुनाव जिता कर भेजा। जी, आपका सवाई माधोपुर जो जिला है सर, वहां से 2013 में 2 नए व्यक्ति विधायक बनते हैं। खंडार से आप बनते हैं, सवाई माधोपुर से दिया कुमारी जी बनती हैं। उनका सफर काफी फास्ट चला, उप मुख्यमंत्री हैं, जितेंद्र गोठवाल जी संगठन का काम कर रहे हैं। इस कंपैरिजन को कैसे देखते हैं? एक ही जिले से 2 लोग राजनीति, लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में आए थे। देखिए, इसमें मेरा मानना ये है कि दिया जी ने सांसद का चुनाव लड़ा और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें पार्टी को उन्हें लगा कि हमें संगठन सत्ता की ओर इन्हें लेकर जाना चाहिए। मैं चुनाव जीता, चुनाव के बाद पार्टी में काम किया तो पार्टी को लगा इसका संगठन में ज़्यादा उपयोग है। हम लोग ये निर्णय, हमारा शीर्ष नेतृत्व व्यक्ति का इंटरेस्ट और व्यक्ति का उपयोग कहाँ पर कितना है उसको देखकर लेता, और हम शीर्ष नेतृत्व के आदेश की पालना करते हैं, क्योंकि हम लोग संगठन के लोग हैं। दिया जी को सरकार में भेजा तो दिया जी ने सरकार में अच्छी प्रोग्रेस दिखाई, काम कर रही हैं बहुत अच्छा। मुझे संगठन में भेजा, मैंने भी अच्छा करने का प्रयास किया। परिवार के लोग, आपने जैसे बताया कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपको सार्वजनिक जीवन में रखा, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, उनके बारे में या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं कि समय नहीं दे पाते, तमाम चीज़? ये जेन्युइन सी प्रॉब्लम है, ये सर हर पॉलिटिशियन की प्रॉब्लम है। पॉलिटिशियन की एक और प्रॉब्लम है सर, आजकल उनके बच्चे रील बहुत बना रहे हैं। मेरे बच्चे छोटे हैं अभी। जी, मेरे बच्चे छोटे हैं जी, और मैं तो ये कहूँगा कि सार्वजनिक जीवन में हम लोग काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो करेंगे वो समाज में एक संदेश जाने वाला है। और स्वाभाविक तौर पर पार्टी संगठन में काम करें या हम सत्ता में काम करें, तो हमारा जो चरित्र है, हमारा वर्किंग स्टाइल है, वो ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। मैंने कहीं पढ़ा था सर कि सबसे ज़्यादा मैल जो है, लोग कहते हैं वाइट कपड़े में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सभी कपड़ों में बराबर आता है, वाइट में ज़्यादा दिखता है। तो जो वाइट पहनता है उसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें आपका कहना वस्त्र से है या वस्त्र या मतलब आदर्श और पानी ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं लोग, आदर्श। देखिए, मेरा मानना ये है जी, कि जब आदमी संगठन की विचारधारा से निकल कर आता है, सार्वजनिक जीवन में रहता है, तो उसका वर्किंग स्टाइल अलग तरीके का होता है। जी, और जब आदमी सीधा सत्ता में आता है तो मुझे लगता है कि उसका वर्किंग स्टाइल अलग तरीके का होता है। जी, मैं किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता, बट ये जरूर कहूँगा कि हम सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। हमारा पर्सनल तो मैं अपनी बात करूं, मेरे बेटे का जन्मदिन था जी,
5-7 दिन पहले। जी, मैं बेटे के जन्मदिन में भी आधा घंटा पहले पहुंचा हूँ। क्या बात है। तो नाराजगी हुई होगी निश्चित तौर। होती है, लेकिन हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं भैया, जी बिल्कुल। और परिवार के लोग भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी धर्मपत्नी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरे ब्रदर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा छोटा भाई है, वो भी दिल्ली में सामाजिक काम करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। मुझे परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट है और मैं हैप्पी हूँ। और मुझे इस बात का प्राउड भी है कि मैं गरीब परिवार से यहाँ तक पहुँचा, और मेरे फादर ने, मेरे बड़े भाइयों ने बड़ी मेहनत की, और आज हम इस मकाम पर हैं कि राजस्थान के 4 लाख लोगों का नेतृत्व में जो 200 लोगों को मौका मिलता है उसमें मैं हूँ। गोठवाल जी, अभी अपन अगर मौजूदा सिनेरियो पे बात करें कि बीते 1 साल में, मतलब करीब आपको 11 महीने हो जाएंगे सरकार को, तो 11 महीनों में या 10 महीने मान लीजिए, आप दिसंबर को छोड़ते हैं, क्या परफॉर्मेंस देखते हैं अपनी नज़र में भजनलाल सरकार की परफॉर्मेंस जो है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी संगठन में बहुत लंबे समय काम कर आए हैं, और मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने कई सारे काम करना सिखाए हमें। जी, चुनाव में काम कैसे करने हैं, सभाओं में कैसे करना है, सभा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, पार्टी में, संगठन के अंदर कैसे मैनेज करनी है, सब चीज़ों को उन्होंने सिखाया। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण खड़ा किया। आपको ध्यान में होगा, लगातार 5 साल अशोक गहलोत एक ही बात को रोते रहे। केंद्र ने अनुमति नहीं दी, मध्य प्रदेश बैठने को तैयार नहीं है। जी, ERCP पे मैं जी। उसी पे आ रहा हूँ। केंद्र ने अनुमति नहीं दी, मध्य प्रदेश बैठने को तैयार नहीं है, समझौता कैसे होएगा, तभी काम स्टार्ट होएगा, केंद्र रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने 45 दिन में, 45 डेज ओनली, जो 5 साल में आप लोग नहीं कर पाते हैं, जी, 60 महीने में आप लोग नहीं कर पाते हैं, वो 45 दिन के अंदर एक ऐसे साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति जो पहली बार विधायक बनते और मुख्यमंत्री बनते हैं, इतना बड़ा काम राजस्थान के लोगों को दे देते हैं। ERCP जी, PKC जिसको नाम दिया गया है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है। जी, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सारे, भजनलाल जी ने ऐसे काम किए, जैसे कि पेपर लीक वाला मामला है। जी, पेपर लीक के अंदर उन्होंने SIT गठन की। 173 लोग, 173 पीपल्स, आज 173 लोग जेल में सिर्फ इसलिए हैं कि वो चाहते हैं राजस्थान के युवाओं को न्याय मिले। वो चाहते हैं राजस्थान के अंदर फिर से कभी पेपर लीक ना हो। भजनलाल जी ने जो उदाहरण तैयार किए हैं, इसको यहाँ तक सोचने के लिए भी मुझे लगता है कांग्रेस को बड़ा समय लगेगा। गोठवाल जी, इसमें एक पेपर लीक में मैं जानना चाहूँगा, एक और अच्छा काम किया है उन्होंने, जिस तरह से डमी कैंडिडेट वाला, कि पेपर लीक नहीं, अब डमी बिठा रहे हैं, तो उसका वेरिफिकेशन का, उसके लिए भी आपको बधाई। लेकिन सवाल ये है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल का नाम आया था, पूर्व IAS का नाम आया था, जयपुर के कलेक्टर का नाम आया था, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के हेड जो थे उनका नाम आया, पूर्व मंत्री का नाम आया। वो लोग घर पे हैं, सड़कों पे हैं, मौजूद हैं, लेकिन जेल में नहीं है। जेल में 173 वो दूसरे हैं। देखिए, मुझे जो लगता है, और क्या लगता है आपको वो आएंगे? मुझे जो लगता है और जितना इस केस के बारे में मैं जानता हूँ, हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें एविडेंस प्रॉपर चाहिए। जी, हम किसी भी जनप्रतिनिधि पे, किसी नेता, किसी मंत्री पे, किसी अधिकारी पे हाथ डालने से पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे पास इतना एविडेंस हो कि हमारी तरफ कोई उंगली ना उठे। और जब हमने इस संस्था के अध्यक्ष को नहीं छोड़ा, पूर्व अध्यक्ष को, तो आप कल्पना कर सकते हो कि हम किसी को छोड़ने वाले इसमें नहीं है। क्या डिमांड जो चल रही है RPSC के रिशफल की, उसकी और पार्टी क्या सोचती है? ये मुझे लगता है सरकार का विषय है, जी, और इसके बारे में जवाब सरकार के जनप्रतिनिधि दे पाएंगे। जी बिल्कुल। ये सब इंस्पेक्टर भर्ती वाला मामला भी सरकार के अंडर ही है, तो बिल्कुल। उसका भी जवाब आपका यही रहेगा शायद। तो निश्चित तौर पे एक और, चलो पॉलिटिकल बात पूछता हूँ। गोविंद सिंह डोटासरा, नाथी का बाड़ा नाम सुना होगा, कलाम कोचिंग नाम सुना होगा, ED की रेड और तमाम चीज़ें, वो मना करते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुझे ध्यान में है कि हमने विधानसभा में जब भी गोविंद जी बोलते हैं तो हम उनको कई बार याद दिलाते हैं नाथी के बाड़े का। और उन्होंने उस समय जो एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए किया, वो पूरा प्रदेश जानता है। और इस वजह से नाथी का बाड़ा जो एक
बड़ा नाम उनको दिया गया, उसके बारे में जब आप स्टडी करेंगे तो वैसे तो नाथी के बाड़े की कल्पना कुछ और है, लेकिन उन्होंने जिस परिवेश में और जिन परिस्थितियों में वो उदाहरण दिया उसका, तो मुझे लगता है कि इस बारे में ज़्यादा वो स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं, वो परिवार के 3 सदस्यों के बराबर नंबर। अभी किरोड़ीलाल मीणा जी ने ये कहा है कि जिस तरह से कॉपी दिखाई उन्होंने 2021 में जो रिजल्ट आया 18 बैच का, कि किस तरह से कॉपियां तक बाहर आई, उनका ये आरोप है। क्या कांग्रेस के टाइम में ये एक मैकेनाइज सिस्टम था जिसमें सरकार के लोग इन्वॉल्व थे? 100% कांग्रेस के टाइम में मैकेनाइज सिस्टम था। सरकार के लोग, बड़े अधिकारी, नीचे कर्मचारी से लेकर सभी बड़े अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, और उसी का परिणाम था कि हर पेपर लीक हुआ। 19 पेपर लगातार लीक होना। बीजेपी के राज में भी हुए हैं ऐसा? मुझे बताइए, हमारी 10 महीने की सरकार है। नहीं, पहले मैं आज की बात करता हूं, और मुझे लगता है कि इस 10 महीने में तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और हमने जितने भी पेपर एग्जाम हुए उन सभी एग्जामों की बारीकी से मॉनिटरिंग और की हमने। जी गोठवाल जी, एक बड़ा इशू है जिसमें अमेरिका तक में सरकारें गई है। वाटरगेट कांड सुना होगा, दक्षिण में हेगड़े की सरकार गई, केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार गई जासूसी के आरोप में, फोन टैपिंग जैसे इश्यूज में। राजस्थान में अब ये जो चल रहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के फोन टैप किए गए, सरकारी एजेंसी ने की या निजी एजेंसी ने, बीजेपी इस पे थोड़ा सा बैकफुट पे क्यों है, या कहीं फ्रंट फुट पे नजर नहीं आ रही कि इसको किसी लीगल मामले तक ले जाया जाए, कोर्ट तक ले जाया जाए इस मामले को? देखिए, आपको क्योंकि मामला जो चल रहा है वो दिल्ली पुलिस की ओर से चल रहा है। आपको ध्यान में होगा कि उस केस के अंदर जितने बड़े लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों का पेपर फोन ट्रैप हुआ, उनकी एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, कोर्ट में भी विषय गया। वो विषय कोर्ट पे है, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं तो अच्छा है। नहीं, विधानसभा में अलग जवाब है उसमें कि फोन टैपिंग नहीं हुई तो लीगल हुई। लीगल हुई तो उसको सोशल मीडिया में क्यों दिया गया? अगर वो एविडेंस था तो उसे क्यों ऐसे वायरल किया गया? देखिए, वैसे तो फोन टैपिंग लीगल कहीं है ही नहीं जी। कांग्रेस के लोग क्या है कि नेताओं पर, खुद के नेताओं पर नकेल डालने के लिए फोन टैपिंग किया करते थे, और उनके स्वभाव में वो अविश्वास का भाव सदैव एक दूसरे पर रखते थे, और उसी का परिणाम था कि उनको 5 सालों में कई बार बाड़ाबंदी करनी पड़ी। जी 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 जी, बिल्कुल। कई बार 5 स्टार होटल के अंदर जाते जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने बहाया है। जी जी। और 5 साल तक मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी सिर्फ और सिर्फ इसी बात से जूझते रहे कि मेरी सरकार कैसे बचे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का चरित्र इस तरह का रहा है, इसलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग इस बात को श्योर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम कभी नहीं करेगी। गोठवाल जी, ये संगठन में लंबे समय से निचले स्तर पे जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां या बड़े पैमाने पे नियुक्तियां, अब युवा मोर्चा की लिस्ट आई, वापस संशोधन के चक्कर में वापस रह गई। क्या भाजपा कब तक चीजें जारी करेगी, या ये इंतजार ही चलता रहेगा? देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी ने कार्यभार संभाला उस दिन से लगातार जिस क्षेत्र में और जिस दायित्व का परिवर्तन करने की आवश्यकता है हम लोग कर रहे हैं। हमने अभी 2-3 जिलों की कार्यकारिणी की घोषणा की, हमारे कार्यालय के अंदर 2 कार्यालय सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई, और भी कई लोगों की। माननीय अध्यक्ष जी और सभी बड़े लोग बैठकर निर्णय करते हैं, और हम वो लोग लगातार करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और संगठन बेस्ड पार्टी है हमारी जी। नीचे से जब जिसकी रिक्वायरमेंट आती है, हम लोग निश्चित तौर पर वो परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं और संगठन के हित में करने का प्रयास करते हैं। आपकी राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुई, कॉलेज के चुनाव इस बार नहीं करवाए गए, यूनिवर्सिटी के चुनाव नहीं हुए। क्या सोचते हैं कि एक संगठन के कार्यकर्ता, शुरुआती कार्यकर्ता के नाते, क्या सरकार का ये निर्णय जो है वो ठीक है? यूथ कैसे आएंगे पॉलिटिक्स में? देखिए, पिछली सरकार ने जितनी छात्र संघ के चुनाव में धांधली की और जितना उसका राजनीतिकरण किया, सब लोगों ने सोच समझकर ये निर्णय लिया। वैसे तो ये सरकार का निर्णय है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, सब चीजों को दुरुस्त करने के बाद हम लोग ये चुनाव कराना चाहते हैं। इसलिए इस साल के लिए सर 100 करोड़ का बजट जोधपुर यूनिवर्सिटी का है, और उससे कहीं ज्यादा जयपुर यूनिवर्सिटी का। आपको नहीं लगता कि इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई होना चाहिए अध्यक्ष के नाते? वो बजट पूरा वीसी के हाथ में है अभी तो। जी देखिए, हम लोगों ने उसके लिए सिंडिकेट मेंबर्स
और कई सारी ऐसे प्रावधान रखे हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर रहे। और मुझे लगता है कि जब तक छात्र संघ अध्यक्ष की भूमिका सर। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाते तब तक मुझे लगता है कि वो लोग मॉनिटरिंग करेंगे और जल्द ही छात्र संघ चुनाव हम लोग कराएंगे। जी, तो अभी सर सरकार का जो माहौल चल रहा है, एक शब्द गूंज रहा है फिजाओं में, मेरिडियन शब्द गूंज रहा है, आपने सुना होगा, दिल्ली का इशू क्या है? राजस्थान मेरिडियन, भजनलाल सरकार, क्या कुछ बड़ा आने वाला है राजस्थान में? मुझे इसकी जानकारी कल नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसको ट्वीट किया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जी। आपने मुझे बताया है तो एक बार मैं इसकी जानकारी कलेक्ट करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे चर्चा करूँगा। जी, तो जितेंद्र गोठवाल जी से राजस्थान के मुद्दों पे, विभिन्न पहलुओं पे लंबी बातचीत हुई, और भी लगातार हम रूबरू होंगे, आप समय देंगे निश्चित तौर पे, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।